हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। मैं तकरीबन 1 घंटे तक फूलों की अंजुमन में खरामा हरामा टहलता रहा, फिर गार्डन के एक दूर उफ्तादा गोशे में आ गया। रात की स्याही रफ्ता रफ्ता फैलती जा रही थी। इस तरफ किसी के आने का इम्कान नहीं था। मैं एक झाड़ी के नीचे आकर घास के फर्श पर प्लेथी मारकर बैठ गया, अपने दोनों हाथ घुट्टों पर रख लिए और मुराकबे में चला गया। मेरा रुख शुमाल की तरफ था। शुमाल से जनूब को बहने वाली मकनातीसी लहरें मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी और मैं अपने ख्याल की लहरें चचा के दिमाग तक पहुंचा रहा था। उनकी तस्वीर मेरी निगाहों के सामने थी, लेकिन इनसे ख्याल का राब्ता कायम ना हो सका। बहुत सारी आवाजें गड़बड़ हो रही थी। मैं समझ गया कि चचा जान मुझसे सैकड़ों मील दूर हैं। अगर इस शहर में होते तो फौरन ही राब्ता कायम हो जाता। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज इसे अपनी जिंदगी का एक नया बाब खोलना चाहता था। मेरे जिस्म पर मामूली सा लिबास था, मेरी जेब में गिनती के पैसे थे। मैं लाखों की जायदाद का हकदार होकर अब मजीद मुफलसी और तंगदस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया कि चची से कुछ रकम वसूल करके अपना काम चलाना चाहिए, क्योंकि चची के पास जो कुछ था वो मेरा ही माल था। मुझे चोरी नहीं करनी थी, जबरन किसी से कुछ छीनना नहीं था, अपना ही माल सूद दर सूद वसूल करना था। ये सोचकर मैंने चची से दिमागी राब्ता कायम किया। मेरी इन गांव के सामने पहले इनका चेहरा आया, फिर जानी पहचानी नफरत से भरी हुई आंखें। मैं इन आंखों में झांकते हुए इनकी सोच तक पहुंच गया। पहले मुझे गुनगुनाने की आवाज सुनाई थी। यकीनन चची साहबा मूड में आकर गुनगुना रही थी। सुर इनके दिमाग से निकल रहे थे और मुझ तक पहुंच रहे थे। थोड़ी देर बाद गुनगुनाहट खत्म हो गई। मैं इनके ख्यालात पढ़ने लगा। मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त वो आईने के सामने है। इनकी सोच कह रही थी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अभी तक जवान नजर आती हूँ। मेरे मिलने वाले सभी लोग मुझे मेरे बच्चों की माँ नहीं कहते, बड़ी बहन समझते हैं। इसका मतलब यही है कि अभी तक बुढ़ापा मुझसे दूर है। जहाँ दौलत हो, खाने के लिए मुरगन गजाएं हों और हामद बूढ़ा हो तो औरत हमेशा जवान रहती है। आज की तकरीब में मैं ज़मुरद की अंगूठी और हीरे की लाकड़ वाला नेकलेस पहन कर जाऊंगी। कहीं कहीं से चुगली खाने वाला बुढ़ापा हीरे जवाहरात की जगमगाहट में छुप जाता है। अपनी दौलत और अपने बूढ़े शबाब के मुतल्लिक सोच रही थी और किसी तकरीब में जाने की तैयारी कर रही थी। इससे पहले ही मैं इनके पास पहुंचा था। मेरे ख्याल ने इनके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बेगम नासर। मेरी सोच जैसे ही इनके दिमाग तक पहुंची वो ठुटक गई, क्योंकि एक साथ के लिए वो खाली ज़हन हो गई थी। फिर उन्होंने सोचा, ये कैसी आवाज है? क्या मैंने अपने आप को बेगम नासर कहा है? हाँ, मेरे दिमाग ने उनके दिमाग से सरगोशी की। मैं तुम्हारा दिमाग हूँ, तुम्हारी सोच हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान खुद सोचता है और खुद ही जवाब देता है। जवाब दो, तुम कहाँ जा रही हो? गजाला की सहेली के यहाँ शादी की तकरीब में जा रही हूँ। अच्छी बात है, मगर जाने से पहले तुम्हें कुछ भूली हुई बातें याद करना चाहिए। तुम उन आंखों को याद करो जिन्हें देखते ही तुम डर जाया करती थी। एक बार तुमने अपने हामन से कहा था कि इस लड़की की आंखों में कोई बदरू घुसी हुई है। चची की सोच में एक लंबी सी हाँ उभरी। हाँ, याद आया, वो कमबख्त फरहाद की आंखें थी। कैसी आंखें थी? जरा इन आंखों को तस्वर में लाओ। देखो देखो, वो आंखें तुम्हारे ख्यालों में रोशन हो रही हैं। इन्हें तवज्जो से देखो। हाँ, वो नजर आ रही हैं। तौबा, कैसी डरावनी आंखें हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी। उफ, मुझे क्या हो गया है? इस तस्वर से नजरें हटाना चाहती हूँ मगर नहीं हटा सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरा तमाम वजूद उन आंखों से चिपक कर रह गया है। कमबख्त अचानक ही मुझे कैसे याद आ गया। मैंने हला में घूरते हुए उनकी सोच को अपनी गिरफ्त में रखा। इन आंखों से तुम्हारे खौफ और दहशत का पुराना रिश्ता है। तुम इन आंखों में देखती रहोगी और तुम देख रही हो। तुम्हारा तस्वर, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग इन आंखों में डूबता जा रहा है। तुम इस दुनिया से गाफिल होती जा रही हो। वो आंखें हुक्म दे रही हैं, तुम हुक्म की तामील कर रही हो। बैठ जाओ। एक जरा तौकफ के बाद मैंने पूछा, कहाँ बैठी हो? मैं नहीं जानती कहाँ बैठी हूँ। इन आंखों के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। दो तरफा बसीरत से काम लो। अपनी दिमागी आंखों से फरहाद की आंखों को देखती रहो और ज़ाहरी आंखों से अपने माहौल पर नजर रखो। बोलो, तुम कहाँ बैठी हो? चंद लम्हों के बाद इनकी सोच की लहरों ने कहा, मैं सिगार मेज के सामने कुशन पर बैठी हूँ। ठीक है, अब वो आंखें तुम्हारे दिमाग में पेवस्त रहेंगी और तुम ज़ाहरी तौर पे इस दुनिया को देखती रहोगी और अपने मिलने जुलने वालों से हस्बे मामूल बातें करती रहोगी, मगर तुम्हारी सोच को वो सुलगती हुई आंखें कंट्रोल करती रहेंगी। अब वो आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारा हावन नासर अली कहाँ है? वो इस वक्त कराची में है। तुम्हारा बेटा जहीर कहाँ है? जहीर गजाला के साथ उसकी सहेली की शादी की तकरीब में गया है। तुम्हारी दूसरी बेटी शाहीना कहाँ है? वो पिंडी में अपने नाना के यहाँ रहती है। इस वक्त कोठी में कितने मुलाजिम हैं? हमें खाने की दावत है, इसलिए बावर्ची को छुट्टी दे दी है। एक मुलाजिम कोठी की निगरानी के लिए मौजूद है। चलो अपनी जगह से उठो और इस मुलाजिम से जाकर कहो अभी इसकी जरूरत नहीं है, वो क्वार्टर में जाकर आराम करे। जब जरूरत होगी तुम उसे बुला लोगी। और तुम अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जाओ, तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। वो सोचने लगी। मैं कुशन से उठ रही हूँ, अपने बेडरूम से बाहर जा रही हूँ, मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ, अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गई हूँ और अब मुझे मुलाजिम को आवाज देना चाहिए, चौकीदार, चौकीदार यहाँ आओ। थोड़ी देर के बाद वो चौकीदार को हुक्म दे रही थी कि वो क्वार्टर में चला जाए, अभी उसकी जरूरत नहीं। फिर वो सोचने लगी,
चौकीदार वापस जा रहा है, मैं भी अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे कमरे के आयरन सेफ में कितने रुपए हैं? 30,000 रुपए हैं। और क्या है? जुमरद की अंगूठी और जेवरात के सेट हैं, हीरे की लाकट वाला नेकलेस है। तुम्हारे पर्स में कितने रुपए हैं? 2,500 रुपए हैं। तुम अपना पर्स लेकर बाहर पोर्च में आ जाओ, वहां एक अजनबी टैक्सी में आ रहा है। तुम इसे पहचानती हो लेकिन इसे नहीं पहचानोगी। तुम्हारी याददाश्त से वक्ती तौर पर इसका चेहरा गुम हो जाएगा, लिहाजा वह तुम्हारे लिए एक अजनबी होगा। तुम्हें इस टैक्सी का किराया अदा करना है। बोलो, जब तक वो ना आए तुम पोर्च में खड़ी इसका इंतजार करती रहोगी। हाँ, मैं इंतजार करती रहूंगी। अच्छा, वो आ रहा है, पोर्च की तरफ जाओ। चची साहिबा मेरे हुक्म के मुताबिक अमल कर रही थी और अपनी हर हरकत के मुतल्लिक सोचती जा रही थी। मैंने सिंगार मेज पर से अपना पर्स उठा लिया है। मैं फिर अपने बेडरूम से बाहर जा रही हूँ। मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ। अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गई हूँ और यहाँ से गुजरती हुई बाहर पोर्च की तरफ जा रही हूँ। और अब मैं पोर्च के बरामदे में आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी सोच ने कहा, शाबाश, इसी तरह खड़ी रहो, वो अजनबी आ रहा है। ये कहकर मैंने मुराकबा खत्म कर दिया और झाड़ियों के पीछे से उठकर जाने लगा। इस वक्त रात की तारीकी फैल गई थी। बिजली के कमकमों से लॉन्स गार्डन दूर दूर तक रोशन था। रोमानी जोड़े कहीं बैठे हुए थे, कहीं टहल रहे थे। गार्डन के रेस्टोरेंट में दिल फेंक किस्म के रईसजादों की भीड़ नजर आ रही थी। वहीं एक मेज पर कैसर नजर आ गया, वही कैसर जो गजाला का बॉयफ्रेंड था और 5 साल पहले जिसकी मैंने अच्छी तरह पिटाई की थी। उसने भी मुझे देख लिया। वो अपने साथियों के साथ बैठा ठंडी बोतल पी रहा था। हमारे दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। मैंने फौरन ही इससे दिमागी रब्ता कायम किया। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा तो ये फरहाद का बच्चा इसी शहर में है। मैं समझ रहा था कि यहाँ से जा चुका सुअर कमीना, इसने गजाला के सामने मुझे मारा था। इसकी वजह से वो हसीना हाथ से निकल गई। मुझे बुज़दिल कहती है। मैंने इस उल्लू के पट्टे से इंतकाम ना लिया तो मेरा नाम कैसर नहीं। इतना सोचकर वो अपने साथी से मुहातिब हुआ, बशीरे, इस आदमी को पहचान ले, वो जो उधर सामने वाली रोज पर खड़ा मुझे घूर रहा है। बशीरे ने पलटकर मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों बाद वो कैसर से कुछ कहने लगा। मैं एक वक्त में एक ही शख्स से दिमागी रब्ता कायम कर सकता था, इसलिए बशीरे की बातें ना सुन सका। अलबत्ता इसके बाद कैसर का जवाब सुनाई दिया। इसकी बातें इसलिए सुनाई दे रही थी कि इंसान बोलने से पहले सोचता है। सोचने और बोलने की कुदरती तरतीब यह है कि पहले दिमाग से सोच की लहरें निकलती हैं, फिर वो लहरें कुव्वते गोयाई तक पहुंचती हैं। इस वक्त मैं कैसर के बोलने से पहले ही इसकी सोच को पढ़ रहा था। वो बशीरे से कह रहा था, अच्छा तो तुम इसे जानते हो, ये शादरा में रहता है? हाँ बिल्कुल ठीक, एक स्कूल मिस्ट्रेस के यहाँ रहता है। मुझे भी याद आ गया, गुजाला कहती थी कि इसकी फूफी एक स्कूल मिस्ट्रेस है। यार तुम पता चलाओ कि ये कहाँ आता जाता है, मैं इसे घेर कर मारना चाहता हूँ। बशीरे ने कुछ कहा। कैसर ने इसका जवाब दिया, नहीं अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं है, यहाँ बच बचाव कराने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे। मैं इस कम्मत को ऐसी जगह मारना चाहता हूँ जहाँ पानी ना मिले। मैंने दिमागी राब्ता तोड़ते हुए अपने दिल में कहा, मैं भी इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता। मेरे लिए इतनी ही इतला काफी है कि तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो। अब मैं तुमसे मोहतात रहूंगा। मैं दुश्मनों से कतरा कर गार्डन से बाहर आ गया और एक टैक्सी में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गया। बहुत अरसे के बाद मैं एक टैक्सी की आरामदेह सीट पर बैठा था। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे दुश्मन मेरी दौलत से खरीदी हुई एयर कंडीशन कारों में कितने मजे से सैर तफरी करते रहे हैं और मैं सड़कों पर पैदल चलता रहा हूँ। अब इंशाल्लाह वो पैदल चलेंगे और मैं एयर कंडीशन कार में तफरी के लिए निकला करूंगा। मैं ज्यादा देर खुशफहमी में मुबतला नहीं रहता, ज्यादातर काम की बातें सोचता हूँ। मैंने खुश आइंद ख्यालात को फौरन ही जहन से झटक दिया और दोबारा चची से रब्ता कायम किया। मैंने ख्याल की खामोश जुबान से पूछा, क्या कर रही हो? पोर्च के बरामदे में खड़ी हूँ। तुम बिल्कुल तनहा हो? हाँ तनहा हूँ, चौकीदार जा चुका है, ना जाने वो अजनबी कब आएगा। क्या तुम तन्हाई से बोर हो गई हो? हाँ, इंतजार से कोफ्त हो रही है। वाकई हो रही होगी, कुछ देर पहले तुम आईने के सामने गुनगुना रही थी। कोफ्त और बोरियत को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुछ गुनगुनाती रहो। तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है, यूं लगता है जैसे 70 बरस की बुढ़िया अपनी गुजरी हुई जवानी का मातम कर रही है। वो सुलगती हुई आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं, गुनगुनाओ। यह कहकर मैंने राब्ता तोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब टैक्सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी तो वो बेसुरी आवाज में गुनगुना रही थी। मैं टैक्सी से उतरकर बाहर आया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे पहचानती है या नहीं। नहीं, वो मेरे जेरे असर थी। मैंने इनकी याददाश्त से पुरानी जान पहचान को मिटा दिया था। वो मुझे खाली खाली नजरों से देखती हुई गुनगुना रही थी। मैंने इनके हाथ से पर्स लिया, इसमें से 5 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया। इसके जाने के बाद मैंने पर्स के तमाम रुपए अपनी जेब में रखे, उसे खाली करके उन्हें देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो, अब बस करो, मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ चलती हुई कोठी में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उनकी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने हुक्म दिया, वहां सामने सोफे पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। उनके सामने वाले सोफे पर मैं बैठ गया। इस वक्त भी मैं जुबान से कुछ नहीं कह रहा था, मैं सोच रहा था और वो अपनी सोच के जरिए जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी सोच पर मेरी आंखों का पहरा है। मेरी आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारे हामद नासिर अली के पास जमीनों के जो कागजात हैं, तुम इनके मुतालिक क्या जानती हो? मेरे हामद के पास 2 किस्म के कागजात हैं। एक असली हैं जो जमीनों पर फरहाद के बाप तैमूर अली की मलकियत साबित करते हैं, दूसरे कागजात जाली हैं।
یہ کاغذات میرے حامد اور پٹواری کی مشترکہ سازشوں سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے صلے میں ہم پٹواری کو ہر ماہ 1,000 روپیہ دیتے ہیں۔ فرحات کی پھوپھی اس فریب کو کسی حد تک سمجھتی ہے، مگر ان کنگالوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ برسوں تک زمینوں کے لیے مقدمہ لڑتے رہیں۔ زمینوں کے اصلی کاغذات کہاں ہیں؟ بینک کے لاکرز میں ہیں۔ لاکر کس کے نام پر ہے؟ میرے نام پر۔ ناصر علی اتنی اہم دستاویزات تمہارے پاس کیوں رکھتا ہے؟ میں خود اسے اتنا موقع نہیں دیتی کہ وہ ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے۔ کیا پتا کل کو بھتیجے کی محبت جوش مارے اور وہ ایماندار بن کر اس کے کاغذات واپس کر دے۔ ایسی صورت میں میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا۔ میرا خاوند میرے اشاروں پر ناچتا ہے، زمینوں اور دکانوں کی تمام آمدنی میرے پاس لاتا ہے۔ میں وہ تمام رقم مختلف بینکوں میں رکھتی ہوں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے روپے ہیں؟ 15,70,000 روپے ہیں۔ زیورات کہاں ہیں اور کتنی مالیت کے ہیں؟ زیورات لاکرز میں ہیں اور ان کی مالیت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت اس کمرے کے آئرن سیو میں 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ ہاں، 30,000 روپے اور زیورات ہیں۔ چلو اٹھو، اپنی کوئی اٹیچی نکالو اور سیف کے تمام روپے اور زیورات اس اٹیچی میں رکھ دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور الماری کے پاس جا کر اسے کھولنے لگی۔ بیچاری چچی جان کتنی اچھی تھی۔ جس دولت کو بے ایمانی سے حاصل کیا تھا اسے بڑی ایمانداری اور فرما برداری سے میرے حوالے کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ الماری میں بہت سے قیمتی ملبوسات نظر آ رہے تھے۔ ہینگرز میں کتنی ہی قیمتی ساڑیاں لٹک رہی تھیں۔ مجھے زرینہ اور پھوپھی کا خیال آیا جن کے پاس پہننے کے لیے برائے نام معمولی سے کپڑے تھے۔ میں نے تمام ساڑیاں اور گرم شالیں نکالتے ہوئے کہا، انہیں بھی اٹیچی میں رکھ دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر وہاں سے اٹیچی اٹھا کر آئرن سیف کے پاس آئیں۔ سیف میں 100 اور 50 کے نوٹوں کی کئی گڈیاں اور زیورات کے کئی سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں زمرد کی انگوٹھی اور ہیرے کی لاکٹ والا نیکلس بھی تھا۔ میں نے تمام چیزیں اٹیچی میں رکھوا دی۔ تجوری ایسے خالی ہوگی جیسے جھاڑو پھیر کر گرد صاف کر دی گئی ہو۔ میں نے اٹیچی بند کرتے ہوئے کہا، جاؤ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اٹیچی اٹھا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مرحوم تیمور علی کی زمینوں کے اصلی اور جعلی کاغذات تم لاکر سے نکال کر لاؤں گی۔ کل بینک ہالیڈے ہے۔ پرسوں صبح تم میری آنکھوں کی رہنمائی میں بینک جاؤ گی اور وہ کاغذات لاکر سے نکال کر میرے حوالے کرو گی۔ کروں گی۔ اب تم بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتی، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ شاباش، میرے یہاں سے جانے کے بعد تم یہ بھول جاؤ گی کہ یہاں کوئی اجنبی آیا تھا۔ بولو، اجنبی کو بھول جاؤ گی؟ اجنبی کو بھول جاؤں گی۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں۔ ذرا اپنی سریلی آواز میں گنگناؤ۔ وہ گنگنانے لگی۔ میں نے اپنے کان میں انگلی ٹھونسی اور دوسرے ہاتھ سے اٹیچی اٹھائی اور ان کی گنگناہٹ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کوٹھی کے احاطے سے باہر آ کر میں کچھ دور تک پیدل چلتا رہا۔ پھر ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں پچھلی سیٹ پر آرام سے پھیل کر بیٹھ گیا۔ اپنی پہلی کامیابی پر میں کس قدر نازا و مسرور تھا یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی زمین کے کاغذات حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پرسوں اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا۔ رابی روڈ سے گزرتے وقت میں نے سوچا کہ راستہ سنسان ہے، میرے پاس بھری ہوئی اٹیچی ہے اور عام طور سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی ذہنیت مجرمانہ ہوتی ہے۔ مجھے اس ڈرائیور سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے دماغ میں چھپے ہوئے خطرناک ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ میں نے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا لیکن ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے چوری اور بے ایمانی کیوں نہیں کی جاتی؟ جی تو چاہتا ہے جو بھی مالدار سواری آئے اس کا گلا دبوچ کر ساری رقم چھین لوں۔ میں یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ڈولی نہیں اٹھا سکتا، اس کا جہیز پورا نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہے۔ میرے دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، مجرم نہیں بن سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ میری شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو بزدل ہوتے ہوں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوں، لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو شرافت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناؤں گا تو وہ سدا سکھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بدعمالی کی سزائیں دے دیتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ انسان پیدائشی طور پر انسان ہی ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش جاری تھی۔ نیکی کا جذبہ غالب آتا تو وہ ہزار مصائب و مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا۔ اگر بدی غالب آ جاتی تو مجھے چاقو یا ریوالور دکھا کر مجھ سے اٹیچی چھین کر لے جاتا۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخرکار اس نے جھلا کر سوچا، میں اس سواری کی اٹیچی پر کیوں ہاتھ ڈالوں؟ کیوں کسی کو لوٹوں؟ ابھی تو ایمانداری کا ایک رستہ باقی ہے۔ جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا۔ بلا سے میری روزی روٹی کا یہ واحد ذریعہ فروخت ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اسے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی صاحب جی، پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تم کتنے بھائی بہن ہو؟
सिर्फ एक बहन और बूढ़ी माँ है। बाप शराबी था, मरते वक्त इतना कर्जा छोड़कर गया कि ये टैक्सी के 4 पहिए अभी तक उसे अदा करते आ रहे हैं। फिर ये कि बहन की शादी की तारीख मुकर्रर की थी, वो तारीख भी तेज से करीब आ रही है। वो मेरी ऐसी बहन है जिसे मैंने गोद में खिलाया है। मैं इसके तमाम अरमान पूरे करना चाहता हूँ। अचानक ही मुझे अपनी शाहीना याद आ गई। इसी लम्हे मेरे और ड्राइवर के सीने में एक भाई का दिल था और इस दिल में बहन की तमाम खुशियां पूरी करने के अरमान थे। मैंने उससे कहा, जरा यहाँ आकर ये अटैची उठा दो, बहुत भारी है। वो जरा देर के लिए हिचकिचाया। मैं समझ गया कि वो अटैची को हाथ लगाना नहीं चाहता। ईमान डगमगा जाने का अंदेशा है। फिर वो अगला दरवाजा खोलकर बाहर आया और अटैची उठाने के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया। इसी वक्त मैंने भी अटैची का मुंह खोल दिया। ऊपर ही 100 और 50 रुपए की कितनी गड्डियां नजर आ रही थी। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैं इसकी दिली कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। वो इस वक्त किस तूफान में घिरा हुआ है। मैंने नोटों की एक गड्डी उठाकर कहा, बड़ी जबरदस्त आजमाइशों के बाद नेकी का फल मिलता है। मैं इस मीठे फल का मजा तुम्हें चखाना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वो खामोशी से पिछली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरी बहन का नाम शाहीना है। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सकीना, उसने जवाब दिया। नाम दो है मगर रिश्ता एक है, इसलिए कि सकीना भी मेरी बहन है। ये मेरी तरफ से इसकी शादी में खर्च करना। मैं इसकी गोद में नोटों की गड्डियां फेंकने लगा। 1 2 3 4। वो तकरीबन 6-7 हजार रुपए थे। इसका मुंह हैरत से खुल गया था। शायद इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त उसे क्या कहना चाहिए या करना चाहिए। मैंने जेवरात का एक सेट निकालकर उसकी गोद में रखा और 2 साड़ियां भी रख दी। यक बयक वो झुक गया। उसने मेरे घुटनों पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। बस इस वक्त वो यही कर सकता था। कुछ कहने के लिए या शुक्रिया अदा करने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे, इसलिए आंसुओं से काम ले रहा था। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। पहली बार अपना जायज हक हासिल करने के बाद मैं इस दौलत का एक हिस्सा एक नेक मकसद के लिए दे रहा था। मैंने उसे थपकते हुए कहा, बस आप उठ जाओ, आंसू पूंछ लो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। खुदा ने मुझे दिया, मैं अपनी बहन सकीना को दे रहा हूँ। तुम ये चीजें मेरी बहन तक पहुंचा दो। मैंने अटैची बंद करके उसे उठाया और टैक्सी से बाहर आ गया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तुम यहाँ से वापस जाओ, मेरा घर ना देखो, मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि ये एहसान नहीं है, आसमानी इमदाद है। तुम मेरे किसी काम आने की बजाय घर जाकर शुक्राने की नमाज अदा करो। ये कहकर मैं इसका जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। दूर अंधेरी गली में जाकर मैंने पलट कर देखा, वो अभी तक टैक्सी के पास खड़ा हुआ था। शायद अभी तक इसकी समझ में नहीं आया था कि इस ईमानदारी का फल तवक्का से ज्यादा कैसे मिल गया, कहाँ से मिल गया। क्या आसमानी इमदाद इसी तरह एक इंसान के जरिए दूसरे इंसान तक पहुंचती है? मैं फिर पलट कर अपने रास्ते पर जाने लगा। अब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। इस वक्त रात के 10 बजे थे। मोहल्ले की गलियां सुनसान हो गई। सर्दी की वजह से लोग जल्द ही लिहाफों में दबक जाते थे। तमाम घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती थी। मैं अब इत्मीनान से घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। फूफी का मकान गली के मोड़ पर था। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, मकान के दरवाजे पर किसी का साया देखकर ठुठक गया। गली की नीम तारीकी में पहले वो साया पहचाना ना गया, फिर मैं समझ गया कि वो जमाल है। घर के दरवाजे से लगकर खड़े रहने का यही मकसद जाहिर हो रहा था कि वो जरीना से इश्क कर रहा है, और यह भी जाहिर हो रहा था कि जरीना अब जब्त के सारे बंधन तोड़कर जज्बात के सैलाब में बह जाने के लिए आमादा हो गई है। मैं दीवार के साथ साथ दबे कदमों चलता हुआ जमाल के पीछे आया। जरा सी आहट हुई तो वो चौंका, मगर मैंने फौरन एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। आधे खुले दरवाजे से जरीना एक साई की तरह नजर आ रही थी। मुझे देखते ही वो पीछे हटकर कमरे की तारीकी में गुम हो गई। जमाल मेरे पंजे से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे झटका देते हुए धीमी आवाज में कहा, जमाल, अगर मैं बात बढ़ाऊंगा तो ये लड़की बदनाम हो जाएगी। मैं इस बार तुझे छोड़ देता हूँ। आइंदा मैंने इस घर के सामने से तुझे गुजरते देखा तो तेरी लाश गिरा दूंगा। जा, भाग जा। मैंने उसे धक्का दिया। वो गिरते गिरते संभल गया, फिर तेज से भागता हुआ चला गया। उसकी नजरों से ओझल होने तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। जरीना कमरे के एक गोशे में लालटेन रोशन कर रही थी। अपना चेहरा छुपाने के लिए वो मेरी जानब पुस्त किए खड़ी थी। ऐसे ही वक्त इसके ख्यालात को समझना लाजमी था कि इश्क की नाकामी का इस पर क्या रद्दमल हो रहा है। वो क्या सोच रही है? हाँ, वो सोच रही थी, अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई है। पकड़ी गई है तो मेरी बला से। मैं कब तक फरहाद से डरती रहूँ? क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मेरे जज्बात नहीं है? वो खुद तो पत्थर है, ना मेरे पास आता है ना किसी को आने देता है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अच्छी बात है, अभी ये मुझे मेरी गलती पर डांटेगा तो पहले मैं अपनी तौर पर सफाई पेश करूंगी। अगर ये नहीं मानेगा तो आज दो टोक फैसला होगा। मैं भी शोर मचाऊंगी कि मेरी इज्जत से खेलना चाहता है और झूठ मूठ किसी जमाल का नाम लेकर मुझ पर तोहमत लगा रहा है। मैं परेशान होकर उसे देखने लगा। वो लड़की वाकई लावे की तरह अंदर से पक रही थी। जब तक इसके अंदर की आग सर्द न होती, इसके सोचने का अंदाज कभी न बदलता। मैंने फूफी की तरफ देखा। वो बेखबर सो रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इनकी मासूम और शर्मीली बेटी इनके एतमाद को धोखा दे सकती है और मुझे ख्वामखा बदनाम कर सकती है। इसलिए वो बेचारी बड़े एतमाद से गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्ता सा चलता हुआ जरीना के पास आया और उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर मैंने मोहब्बत भरी सरगोशी में इसका नाम लिया, जरीना। वो जल्दी से अपनी सफाई पेश करने लगी। मैंने दस्तक सुनकर दरवाजा खोला था। मैं समझी कि तुम आए हो। मैं नहीं जानती थी कि वो जमाल है। अगर वो जानती कि मैं इसके ख्यालात पढ़ चुका हूँ तो इतनी मासूम बनकर कभी अपनी पारसाई न जताती।
जो कुछ भी हो, मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो लड़की अपने आप को संभाल कर नहीं रख सकती। उसे जब भी मौका मिलेगा ये किसी न किसी को अपने जिस्म की सौगात पेश करके रहेगी। मैंने बज़ाहिर इसकी पारसाई का यकीन कर लिया।